एक छोटे बच्चे के रूप में हमें सौम्य साबुनों से स्नान कराया जाता था। बड़े होने पर हम पसंदीदा सुगंध युक्त साबुनों व शैम्पू का प्रयोग करने लगे। हमारे पास इतने सारे विकल्प कैसे आए? साबुन जैसी सामग्री के सर्वप्रथम प्रयोग का अभिलिखित इतिहास 2800 ईसा पूर्व के प्राचीन बेबीलोन से संबंधित है। बाद में मिस्र वासियों ने जंतु एवं वनस्पतियों से प्राप्त तैलों व क्षारीय लवणों का संयोजन किया। परिणाम, स्नान के लिए साबुन जैसा पदार्थ तैयार किया गया। 19वीं शताब्दी में सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडा राख के उत्पादन की अमोनिया सोडा प्रक्रिया को बेल्जियम रसायनविद एर्नेस्ट सोल्वे द्वारा विकसित करने के बाद, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा सज्जीदार पानी से सस्ती होने के कारण प्रयोग की जाती थी, वाणिज्यिक साबुन निर्माण बड़े स्तर पर किया जाने लगा। आज वाणिज्यिक उत्पादन के कारण हमारे पास भांति भांति के साबुन, शैम्पू, यहाँ तक कि वस्त्र प्रक्षालन के अपमार्जक उपलब्ध हैं। ये सफाई कर्मक हमारी दिनचर्या के भाग बन चुके हैं। इन साबुनों व अपमार्जकों को कैसे बनाया जाता है? औद्योगिक साबुन निर्माण में 4 प्रमुख चरण होते हैं। साबुनीकरण, ग्लिसरीन हटाना, साबुन का शोधन, फिनिशिंग। साबुनीकरण में क्षारों के साथ वसा एवं तैलों का संयोजन किया जाता है, जिन्हें ऊष्मित या गर्म करने से ग्लिसरीन व साबुन का निर्माण होता है। रोम भाषा लैटिन में सैपो का अर्थ साबुन होता है। साबुन बनाने में प्रयोग किए जाने वाले वसा एवं तैलों को ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है। अधिकांश साबुनों को वानस्पतिक तैलों जैसे जैतून का तेल, ताड़ का तेल व नारियल का तेल से बनाया जाता है। कुछ साबुन जंतु वसा या चर्बी से बनाए जाते हैं। साबुन निर्माण में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले क्षारों में सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा NaOH व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अथवा KOH सम्मिलित हैं। क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करने से सोडियम साबुन निर्मित होता है, जो कि कठोर होता है, एवं क्षार के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करने से पोटेशियम साबुन बनता है, जो कि सौम्य होता है। एक बार साबुनीकरण पूर्ण हो जाने पर कुछ ग्लिसरीन हटाकर थोड़े से ग्लिसरीन को साबुन में छोड़ दिया जाता है, ताकि यह सौम्य रहे। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को दुर्बल अम्ल से उदासीनीकृत करते हुए साबुन का शोधन किया जाता है। शेष बचे जल को भी हटा दिया जाता है। अंततः साबुन में वर्ण यानी रंग, सुगंधी द्रव्य एवं परिरक्षक मिलाए जाते हैं तथा साबुन को टिकिया के सांचे में ढाल लिया जाता है। यदि आपने खराब कपड़ों अथवा तैल लगे बर्तनों को सादे पानी से धोने का प्रयास किया हो, तो पता होगा कि उससे गंदगी नहीं निकलती, क्योंकि तैल व गंदगी की प्रवृत्ति कार्बनिक होती है, जो कि जल में अविलयशील हैं। साबुन को जब जल में विलीन किया जाता है यानी घोला जाता है, तो साबुन के कण मैल निवारक का कार्य करने लगते हैं। साबुन के अणु कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। श्रृंखला के एक सिरे पर परमाणुओं का अभिविन्यास जलरागी होता है, अर्थात वे जल में विलयशील होते हैं, जबकि दूसरा सिरा जलभीत होता है, अर्थात
वे जल में विलीन तो नहीं होते, किंतु तैल अथवा हाइड्रोकार्बन्स में अवश्य विलीन हो जाते हैं। साबुन से प्रक्षालित किए यानी धोए जाने पर साबुन के अणुओं के जलभीत सिरे गंदगी व तैल के कणों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। साबुन के अणु तैल अथवा गंदगी के कणों को घेर कर उसे शिथिल यानी ढीला कर देते हैं एवं मिसेल नामक गेंद जैसी संरचना का निर्माण कर लेते हैं। जलरागी सिरे मिसेल्स के बाहर व जलभीत सिरे मिसेल्स के भीतर रह जाते हैं। ये मिसेल्स जल में अवलंबित रहते हैं एवं जल के बहाव द्वारा दूर कर दिए जाते हैं। उनके साथ गंदगी व तैल के कण भी दूर हो जाते हैं। अपने गंदे कपड़े व तैल लगे बर्तन अब साफ हो चुके होते हैं।